जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं जीएस जीके की एक इम्पोर्टेंट क्लास। क्या देखेंगे? जीएस जीके की एक इम्पोर्टेंट क्लास देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे अग्निवीर, सीआरपीएफ, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम या फिर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि टॉप 25 रहेंगे और सारे के सारे प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न रहने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी जुड़ जाएंगे और दोस्तों में सेशन को शेयर करेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्रतिदिन शाम 8 बजे जुड़ना ना भूलें हमसे, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर पर। ठीक है, तो आज हम देखेंगे जीएस जीके का एक दमदार सेशन। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं उन्हें रास्ता मिल जाता है, उन्हें रास्ता मिल जाता है। लेकिन जो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते हैं वो सिर्फ बहाना खोज लेते हैं। यानी कि जैसे कि आज आप क्लास ले रहे हैं और आज आपको क्लास लेनी है, तो कैसे भी समय आप निकाल लेंगे क्लास के लिए। लेकिन यदि आपको क्लास लेनी ही नहीं है तो आप बहाना बनाएंगे, आज मेरा पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। इसीलिए यदि आपको मंजिल पानी है तो निरंतर आपको मेहनत करनी होगी और मेहनत करने वाले को ही मंजिल मिलती है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो वही कह रहा है कि जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में उन्हें रास्ता मिल ही जाता है, लेकिन जो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते वो सिर्फ बहाना खोजते रहते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे और आप बहाना नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है साथी, भूखंड, क्या कह रहा है? भूखंड दृष्टिकोण से विश्व में भारत किस नंबर पर आता है? यानी कि जो भारत क्षेत्रफल के आधार पर, भूखंड से मतलब है यहाँ पर क्षेत्रफल से। किससे साथी? याद रखेंगे, यहाँ पर भूखंड से क्या मतलब है? क्षेत्रफल से मतलब है। और पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का कौन सा स्थान है? तो सभी प्यारे साथियों को पता होगा कि इसमें 7वां स्थान है। कौन सा? भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर आप बहुत आसान आसान क्वेश्चन करवाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ ज़्यादा ही अच्छे प्रश्नों के देखने के चक्कर में जो छोटे प्रश्न होते हैं उनको भूल जाएं। इसलिए एक दो प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो आपकी क्लास में आसान होते हैं। ठीक, याद रखेंगे। इसी क्रम में ये प्रश्न कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सभी प्यारे साथियों को पता होगा कि भारत विश्व में 7वें स्थान पर आता है। फर्स्ट पर आपका रूस आता है। कौन सा? पहले स्थान पर रूस आता है, दूसरे पर कनाडा आता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इस तरह से एक ट्रिक भी होती है, रुक चीन अब आ भारत, हर किसी को पता होगा। और भारत के बाद जो 8वें स्थान पर आता है ये भी याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लेगा, क्योंकि 7 तो हर किसी को याद रहते हैं लेकिन 8वां किसी को याद नहीं रहता है। ठीक है, तो 8वें स्थान पर आप लोग याद रख लेंगे अर्जेंटीना आता है। भारत के बाद 8वें स्थान पर सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। लेकिन 7वें पर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है। लेकिन यहीं पर आपसे यदि जनसंख्या के मामले में पूछ ले, जनसंख्या के मामले में भारत कौन से स्थान पर है, तो साथी जनसंख्या के मामले में हम फर्स्ट स्थान पर पहुंच चुके हैं। हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है हाल ही फरवरी में, और हम पहले स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर आ चुके हैं। ठीक है, याद रखेंगे, इसको अच्छे से याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, बलवंत राय मेहता कमेटी का सुझाव था कि पंचायती राज संरचना का स्तर होना चाहिए। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपके बलवंत राय मेहता समिति को सेटिस्फाइड करता है? यानी कि जो बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था कि इस स्तर पर आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। तो हर किसी को पता होगा त्रिस्तरीय, क्या पता होगा साथी? मोस्टली विद्यार्थियों को पता होगा कि बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख किया था। लेकिन आप लोग ये भी याद रखेंगे इनमें कौन कौन से 3 स्तर थे। तो पहले पर तो ग्राम हो जाएगा। कौन सा? ग्राम हो जाएगा, यानी कि गांव हो जाएगा। और गांव में क्या बनता है? आप सभी को पता होगा, प्रधान बनता है। याद रखेंगे, पहला प्रधान। दूसरा ब्लॉक स्तर पर बनता है ब्लॉक प्रमुख। क्या बनता है? ब्लॉक स्तर पर कौन सा चुनाव होता है? तो आपने सुना होगा बीटीसी का चुनाव। किसका? बीटीसी का चुनाव या बीडीसी, ऐसे चुनाव होता है कुछ।
तो जो जिससे आपके बीटीसी चुने जाते हैं, और उसके बाद जो वो बीटीसी होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से किसे चुनते हैं, ब्लॉक प्रमुख को। तो पहले तो आपको ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, बीटीसी का चुनाव होता है, साथ ही साथ आपने देखा होगा जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव होता है। किसका साथी? जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी होता है। जब आप लोग 18 वर्ष के हो जाएंगे, जो विद्यार्थी हो चुके हैं उन्हें पता होगा कि कौन कौन से 3 बार वोट डाले जाते हैं। पहला ग्राम यानी कि प्रधान के लिए, दूसरा बीटीसी के लिए, तीसरा आपके जिला पंचायत सदस्य के लिए। तो जो 3 ये स्तर थे ग्राम, ब्लॉक, जिला के, तो इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्राम, ब्लॉक, जिला, 3 स्तर पर। ठीक है, याद रखेंगे। बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था। और सर ये सुझाव कब दिया था? तो याद रखेंगे ये सुझाव 1957 में बलवंत राय मेहता जी के द्वारा दिया गया था। इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा सर ये लागू कब होता है? तो लागू होने के लिए ये होता है 24 अप्रैल। कब सर? 24 अप्रैल 1993। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। 24 अप्रैल 1993 को बलवंत राय जो मेहता समिति थी, इसके जो आपके अनुसूची 11 जोड़ी गई थी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, उसको जोड़ा गया था। सर कौन सा संविधान संशोधन था? तो कई बार करवाया प्यारे साथियों, 73वां संविधान संशोधन के तहत इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। याद रखेंगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, बलवंत राय मेहता समिति, ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर, 3 ऐसे स्तर थे। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, आप लोग याद रखेंगे। इसी कारण 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम? ये भी आपको कल क्वेश्चन करवाया था। 24 अप्रैल को हम मनाते हैं पंचायती राज दिवस। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? यानी कि प्रश्न पूछ रहा है ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने केवल सिंगल यानी कि व्यक्तिगत रूप में क्या जीता? ओलंपिक में गोल्ड जीता था पहली बार। क्या जीता था? पहली बार गोल्ड जीता था। तो वह कौन व्यक्ति था? तो याद रखेंगे उनका नाम है अभिनव बिंद्रा। क्या नाम है? अभिनव बिंद्रा है। और ये साथी शूटिंग से संबंधित है। किससे? आपके शूटिंग जो खेल होता है, निशानेबाजी से संबंधित है। और इन्होंने कब जीता था? तो ये भी याद रखेंगे 2008 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुए थे। कौन से सर? 2008 में आपके बीजिंग ओलंपिक होते हैं, और यहीं पर आपके अभिनव बिंद्रा जी के द्वारा गोल्ड मेडल जीता जाता है, जो कि भारत के लिए व्यक्तिगत तौर पर पहला पदक था। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। ये कौन सा पदक था? स्वर्ण पदक था पहला। ठीक है, लेकिन यदि बात कर लें स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भारत के लिए मेडल जीता था, तो वो थे साथी के डी जाधव। कौन थे? के डी जाधव। जो ये के डी जाधव थे, इन्होंने 1952 में, कहाँ पर? याद रखेंगे 1952 में हेलेंस्की ओपन, जो हेलेंस्की में आपका ओलंपिक हुआ था, वहाँ पर के डी जाधव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कौन सा साथी? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखो, अगर बात कर ले आपसे पहली बार क्या गोल्ड किसने जीता था पहली बार व्यक्तिगत रूप में, तो अभिनव बिंद्रा हो जाएगा। लेकिन पहली बार भारत के लिए पदक किसने जीता? भारत के लिए पहली बार पदक किसने जीता? तो के डी जाधव ने जीता, वो भी आपका ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक जीता। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछेगा, भारत की ऐसी पहली महिला कौन है जिन्होंने भारत के लिए एक पदक जीता था ओलंपिक में? तो याद रखेंगे इनका नाम हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी, और ये आपकी भारोत्तोलन से संबंधित थी। किससे? भारोत्तोलन से संबंधित थी। सर कर्णम मल्लेश्वरी ने कब जीता था? के डी जाधव ने तो 1952 में जीता था, लेकिन कर्णम मल्लेश्वरी ने कब जीता था? तो याद रखेंगे 2002 में आपका हुआ था एक ओलंपिक, जो आपका सिडनी ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। किस ओलंपिक के? याद रखेंगे सिडनी ओलंपिक, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। यहीं पर कर्णम मल्लेश्वरी के द्वारा पहली बार महिला के रूप में भारत के लिए एक पदक जीता था, जो भी आपका ये भी कांस्य पदक था। कौन सा? क्वेश्चन याद रखेंगे, कांस्य पदक ये भी था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पीटी उषा की बात की जाए तो पीटी उषा वर्तमान में भारतीय ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष है। कौन है पीटी उषा? सर ये भारतीय ओलंपिक जो कमेटी बनी है, इसकी वर्तमान में पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको भी आप लोग याद रख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है साथी आपसे, हीरा चमकदार क्यों होता है? क्या कह रहा है? हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। सर परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, आंतरिक परावर्तन के कारण, या फिर संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। बहुत क्लोज इसके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको याद रखिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि संपूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसी को कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसके तहत क्या होता है सर? इसके तहत आपका हीरा चमकदार दिखाई देता है। क्या देता है सर? याद रखेंगे, इसी के तहत आपका जो हीरा होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है। देखो, हीरा जो होता है वो बहुत ज़्यादा कठोर होता है, और इसमें एक जगह से यदि हम रोशनी डालेंगे तो उसमें कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना बनी होती है
कि जो प्रकाश जाता है वो बाहर नहीं आ पाता है। इसी कारण जो हीरा होता है वो पूर्ण रूप से क्या देता है, चमकदार दिखाई देता है और बहुत ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है। इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब बर्तन क्या होता है, तो आपको बताया जब पानी में आप कोई रॉड डालते हैं वो आपको रॉड कैसी मुड़ी हुई दिखाई देती है, तो इसका कारण क्या होता है, ये भी आपका अपवर्तन होता है, ठीक है, याद रखेंगे। परावर्तन क्या होता है, कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो ये क्या होता है, परावर्तन होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था, यानी कि वह पहला कौन व्यक्ति था जिसके द्वारा मनसबदारी प्रथा शुरू की गई थी। तो आप सभी याद रखेंगे, मुगल बादशाह था अकबर। कौन था, मुगल बादशाह अकबर था, इसके द्वारा मनसबदारी की प्रथा शुरू की गई थी। और सर ये किसने की थी, तो अकबर ने की थी। ये कौन सा बादशाह था, मुगल बादशाह। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखेंगे। इसने पहली बार मनसब एक अंग्रेज को भी दिए थे, आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे, ठीक है। वह कौन सा अंग्रेज था जिसके तहत अकबर के द्वारा पहली बार मनसब दिए गए थे, ठीक है, याद रखेंगे। और मनसब का मतलब होता है साथी किसी व्यक्ति को सैनिकों के रूप में उसकी सिक्योरिटी प्रदान करना, ठीक है, यानी कि उसको सिक्योरिटी देना मनसब कहलाता था उस वक्त। तो इस समय इसने एक बार मान सिंह को भी मनसब दिए थे जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, 5,000 मनसब दिए थे, यानी कि 5,000 सैनिक दिए थे, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो मनसबदारी प्रथा पूछ लेगा किसने शुरुआत की थी, तो मुगल बादशाह अकबर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब प्रभावी हुआ, यानी कि जो आपका 1947 का इंडियन फ्रीडम एक्ट था ये कब प्रभावी हुआ, यानी कि कब लागू हुआ। तो अंग्रेजों के द्वारा ये लाया गया था 18 जुलाई 1947 को। कब लाया गया था सर, 18 जुलाई 1947 को इंडियन फ्रीडम एक्ट 1947 आता है। और इसी एक्ट के तहत भारत का पहला स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय कौन बनता है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय इस अधिनियम के तहत कौन बनता है, तो सभी को पता होगा माउंटबेटन बनता है। कौन बनता है साथी, माउंटबेटन, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। इसके अलावा माउंटबेटन जब चला जाता है तो इसी एक्ट के तहत सी राजगोपालाचारी, कौन, सी राजगोपालाचारी भी क्या बनते हैं आपके, ये भी आपके भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं जो कि प्रथम भारतीय थे, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें इसी अधिनियम के तहत 15 अगस्त, इसी अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 को क्या कर दिया, भारत को आज़ाद कर दिया। और इसी अधिनियम के तहत भारत से पाकिस्तान को अलग भी कर दिया। ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा किस अधिनियम के तहत भारत पाकिस्तान से अलग हुआ था, तो इंडियन फ्रीडम एक्ट 1947 के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। और ये कब लागू हुआ था, तो 18 जुलाई को लागू हुआ था। पहला माउंटबेटन वायसराय बना था, पहली बार तीसरी राजगोपालाचारी बने थे। 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हुए थे इसी अधिनियम से, और इसी अधिनियम से भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। 18 जुलाई 1947 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। साथ ही गौरैया आपने नाम सुना होगा, एक चिड़िया होती है जो हमारे घरों में जो जब छप्पर होते थे उनमें घोंसला बनाकर रहती थी। हालांकि आधुनिक दौर में ऐसा नहीं रहा, लोगों ने छप्परों को हटवाकर टेन रखवाई, जिससे गौरैया आज विलुप्त की कगार पर खड़ी हुई है। तो इसी कारण यूएनओ के द्वारा विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, यानी कि गौरैया को जागरूक रखने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है, गौरैया के बारे में जानकारी देने के लिए। तो ये कब मनाया जाता है सर, 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, याद रखेंगे, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। इसके अलावा याद करेंगे 22 मार्च, तो 22 मार्च हमने आपको बताया था एक बार, क्या मनाते हैं, विश्व जल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं साथी, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। इसके अलावा अभी हाल ही आपको बताया था कि 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और 24 अप्रैल 1973 को एक व्यक्ति का जन्म होता है जो भारत के आगे चलकर इतिहास बनता है। आपने सुना होगा सचिन तेंदुलकर के बारे में, किसके, याद रखेंगे, जो सचिन तेंदुलकर थे, सचिन तेंदुलकर, इनका जन्म हुआ था 24 अप्रैल 1973 को, ठीक है, याद रखेंगे। तो गौरैया दिवस हमने देखा कब मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसको मापने में प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें पायरोमीटर की, तो जो पायरोमीटर होता है साथी, इससे उच्च तापमान मापते हैं। क्या मापते हैं, उच्च तापमान। उच्च तापमान क्या होता है सर, जैसे सूर्य के अंदर का तापमान, किसी ग्रह के अंदर का तापमान, जैसे शुक्र ग्रह है आपका सबसे गर्म है, कैसे पता चलता है, तो पायरोमीटर के तहत। सूर्य का, किसी तारे का तापमान मापना है तो ये सारा का सारा पायरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और इसमें क्या होता है सर, पायरोमीटर में
इससे क्या मापते हैं, उच्च तापमान मापते हैं। इसके अलावा तापमान हम नॉर्मली देखा जाए तो मनुष्य का तापमान हम थर्मामीटर से मापते हैं। ठीक है, किससे मापते हैं, थर्मामीटर से। और जब अपने जो गर्मी पड़ती है उसका तापमान भी अलग मापन होता है, उसको भी याद रखेंगे। तो मापने के लिए, तापमान मापने के लिए अलग अलग यंत्र है, लेकिन वो एक क्वालिटी के हिसाब से मापे जाते हैं। निम्न तापमान मापना है या मध्यम का या उच्च तापमान। तो उच्च तापमान के लिए हम मापते हैं पायरोमीटर से इसका तापमान। ठीक है, याद रखेंगे। किसी जैसे सूर्य का, ग्रह का, या फिर किसी तारे, दूर स्थित तारे हैं, उनका तापमान मापना है तो पायरोमीटर एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत हम कैमरे से बहुत सारी फ़ोटो खींचते हैं और उनको कन्वर्जन करके किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा इसका तापमान का पता लगाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे वायु दाब किससे मापते हैं सर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वायु दाब की बात करें तो वायु दाब हम मापते हैं बैरोमीटर से। किससे सर, वायु दाब मापते हैं बैरोमीटर से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे हम आर्द्रता की। तो आर्द्रता सर किससे मापते हैं, तो आर्द्रता मापते हैं हम हाइग्रोमीटर से। किससे, हाइग्रोमीटर से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखो वायु दाब की बात की तो बैरोमीटर क्या हो जाएगा, बैरोमीटर। इसके अलावा हाइग्रोमीटर की बात करी जाए तो आर्द्रता हो जाएगी। उच्च तापमान अभी देखा पायरोमीटर। और भूकंप की तीव्रता की बात की जाए तो ये सिस्मोग्राफ से मापते हैं। किससे सर, सिस्मोग्राफ से इसको मापा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। किससे, सिस्मोग्राफ से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पायरोमीटर उच्च तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, किसने बनाई थी। यानी कि सल्तनत काल का ऐसा कौन सा बादशाह था जिसके द्वारा एक विशाल सेना का निर्माण किया गया था और उस सेना को सीधे तौर पर क्या दिया जाती थी, फीस यानी कि पैसा दिया जाता था। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा सर, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा बादशाह था जो क्या करता था, जो इसकी सेना थी, इसकी सेना को नगद वेतन देना शुरू किया था इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसके अलावा बात करेंगे इल्तुतमिश की। तो जो इल्तुतमिश की सेना थी ये एकता पर पलने वाली सेना थी। किस पर, जो एकता प्रथा आपने सुनी होगी। एकता प्रथा क्या होती है, किसी सैनिक कोई कार्य करेगा तो उसके बदले में क्या दिया जाएगा, उसको भूमि का टुकड़ा दिया जाएगा। तो ये एकता प्रथा थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने ये प्रथा खत्म कर दी और इसके स्थान पर इसने नगद वेतन देना शुरू किया। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, किसने बनाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा बात की जाए सिकंदर लोधी की। तो सिकंदर लोधी ने सर आगरा की स्थापना की थी। इसकी, जो आपका आगरा शहर है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोधी ने। और कब की थी सर, पूछ लेगा। तो 1504 में। कब साथी, 1504 में सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा की स्थापना की गई थी। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आगरा को सर्वप्रथम आगरा किसने कहा। तो याद रखेंगे वो व्यक्ति था टोलमी। कौन था, टोलमी नामक व्यक्ति ने आगरा को सर्वप्रथम क्या कहा था, आगरा कहा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। आगरा की स्थापना तो आपके सिकंदर लोधी ने की थी, परंतु आगरा को सर्वप्रथम आगरा किसने कहा था, तो टोलमी ने कहा था। एक दिल्ली सल्तनत में ऐसा भी बादशाह हुआ है जिसे जनता ना तो समझ पाती थी, ना तो वो जनता को समझ पाता था। उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। साथ ही कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक इतना पढ़ा लिखा शासक था कि वो कोई भी योजना लगाता था, चालू करता था, तो जनता उसका सीधा विरोध करने लगती थी। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन पूछेगा सबसे पढ़ा लिखा शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। और एक क्वेश्चन इससे और पूछा जाता है, इसने राजधानी बनाई थी दिल्ली से दौलताबाद। क्या बनाई थी, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बनाई थी। दौलताबाद जो कि आपका देवगिरी का नाम, दौलताबाद का प्राचीन नाम देवगिरी था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और इसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बनाई थी। और कहा जाता है यही इसकी सबसे बड़ी मूर्खता थी। इसके तहत इसका अंत हो जाता है इसके बाद। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत की विशालतम सेना के लिए नगद वेतन अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। ठीक है, याद रखेंगे। और इससे पहले इल्तुतमिश क्या देता था, एकता देता था। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो टाइलर पुरस्कार की बात की जाए सर, ये दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में सर, पर्यावरण के क्षेत्र में। जो भी पर्यावरण को बढ़ावा देता है, पर्यावरण का संरक्षण करता है या ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाता है, तो उसको एक प्रसिद्ध पुरस्कार होता है, टाइलर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा नाटक की बात की जाए तो नाटक के क्षेत्र में कई पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे नाटक तो आपका फिल्मी दुनिया से भी जो हो जाएगा।
और एक संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा महिलाओं के अधिकारों की बात की जाए तो भारत सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष 8 मार्च को, जिस दिन विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, उस दिन प्रतिवर्ष भारत सरकार नारी शक्ति सम्मान देती है। क्या देती है? नारी शक्ति सम्मान, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। नारी शक्ति सम्मान कौन देता है सर? ये भारत सरकार देती है। इसके अलावा बच्चों के अधिकार के लिए सर भारत सरकार वीरता पुरस्कार देती है। क्या देती है? वीरता पुरस्कार, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कभी कभी छुपे रुस्तम सवाल है, एग्जामिनर आपसे पूछ देता है। बच्चों के लिए वीरता पुरस्कार, महिलाओं के लिए नारी शक्ति सम्मान, और संगीत नाटक अकादमी नाटक के लिए, और पर्यावरण की बात की जाए तो टाइलर पुरस्कार, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल के सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कि भारत का निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? वह राज्य जो सर्वाधिक नारियल उत्पादन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा सर? कर्नाटक। जो आपका कर्नाटक है ये आपके भारत में, विश्व में नहीं बल्कि भारत में सर्वाधिक क्या करता है सर? नारियल उत्पादन करता है, ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश के आपने सुना होगा राजमुंद्री। क्या सुना होगा सर? राजमुंद्री। और राजमुंद्री में आंध्र प्रदेश में आपका तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। क्या है सर? तंबाकू अनुसंधान संस्थान। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है सर? तो आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में, याद रखेंगे। लेकिन हमने देखा नारियल के उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। केरल की बात की जाए तो केरल में आपका मालाबार तट स्थित है। क्या है? मालाबार तट, ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु में क्या है? तो तमिलनाडु में आपका कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल तट जहां पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, ये कहां पर स्थित है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक में सर्वाधिक नारियल होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जो साथी आपकी सुरक्षा संबंधित मंत्रिमंडल होती है, इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो आप लोग याद रखेंगे, इस समिति का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है साथी? प्रधानमंत्री। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ऐसा क्यों सर? देखो, जो अपने देश की सुरक्षा है, इसकी सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रक्षा मंत्री और आपके जो कानूनी सुरक्षा संबंधी सलाहकार होते हैं, जैसे वर्तमान में अजीत डोभाल है, और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ये सारे के सारे बैठकर एक कमेटी बनाते हैं, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लेगा। सुरक्षा संबंधी जो मंत्रिमंडल होता है, इसकी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में रक्षा मंत्री की बात की जाए तो राजनाथ सिंह है। कौन है सर? राजनाथ सिंह, ठीक है, याद रखेंगे। कौन है? राजनाथ सिंह वर्तमान में रक्षा मंत्री है। वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो याद रखेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर आपके हो जाएंगे निर्मला सीतारमण। कौन हो जाएंगी? निर्मला सीतारमण वर्तमान में क्या है? आपकी फाइनेंस मिनिस्टर है। इसके अलावा सर गृह मंत्री की बात की जाए तो सभी को पता होगा, मोटा भाई यानी कि अमित शाह जी। श्री अमित शाह जी क्या है वर्तमान में आपके? अमित शाह जी आपके गृह मंत्री है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे, ठीक है, अच्छा सा इसको याद रख लेंगे। प्रधानमंत्री का हर किसी के बारे में जानता होगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान किस राज्य में? देखो यहाँ पर क्वेश्चन में मिस टाइपिंग है, मैं अभी देख के बताता हूँ आपको क्या पूछा है इसमें। एक मिनट साथी। तो यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय आलू अनुसंधान, क्या पूछा है सर? राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, आपसे पूछा है राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे, आलू अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो ये कहाँ पर है? सभी को पता होगा, नहीं होगा तो नोट कर लेंगे, शिमला में है सर। कहाँ पर? शिमला, जो कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिमला में आलू अनुसंधान संस्थान है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अभी हमने तमिलनाडु की बात की जाए तो हमने ये क्वेश्चन पिछली क्लास में किया है कि केला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कौन सा केला अनुसंधान संस्थान? ये आपका तिरुचिरापल्ली में। कहाँ पर सर? तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली कहाँ पर पड़ता है? ये सर आपका पड़ता है तिरुचिरापल्ली, कहाँ पर? तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात की जाए उड़ीसा में क्या है, तो उड़ीसा में कटक है, और कटक में क्या है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो हमने यहाँ से 3 क्वेश्चन देखे। पहला राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो कि शिमला हिमाचल प्रदेश में है।
दूसरा केला अनुसंधान संस्थान तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। और इसके अलावा उड़ीसा में देखा कटक, जहाँ पर कटक में हो जाएगा आपका चावल अनुसंधान संस्थान। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। तो याद रखेंगे ये था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था साथी, अलाउद्दीन खिलजी। ये क्या कहता था सर, खलीफा क्या होता है। इसका कहने का मतलब था कि जो खलीफा होता है वो कौन हमारी रक्षा करता है, हमारी रक्षा करते हैं हमारे सेनापति। कौन करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं हमारे सेनापति। इसीलिए आज से हम घोषित करते हैं जो हमारे सेनापति हैं ये सारे के सारे क्या हैं, खलीफा हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सा बादशाह था जिसके द्वारा अपने सेनापतियों को खलीफा कहा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। या फिर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि खलीफा के पद को मानने से इनकार किसने कर दिया, तो इसका आंसर भी अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। और अलाउद्दीन खिलजी जो था साथी, इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत प्रसिद्ध थी, इसको हमने कई बार आपको करवाया है। ठीक है, याद रखेंगे। गयासुद्दीन खिलजी की बात की जाए तो गयासुद्दीन खिलजी ने 1290 में, कब साथी, 1290 में गुलाम वंश के अंतिम शासक को मारकर खिलजी वंश की स्थापना की थी। याद रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की जाए तो ये अपने आप को कभी सुल्तान मानता ही नहीं था, ये तो गुलाम मानता था। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक हमने डिस्कस किया था, सबसे पढ़ा लिखा बादशाह था लेकिन सबसे असफल भी रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और याद रखेंगे। देखो यहाँ पर तो बात की है खलीफा के पद से मानने से इनकार किया, लेकिन क्वेश्चन पूछ लेगा वह कौन सा बादशाह था जिसके द्वारा पहली बार खलीफा से इजाज़त मिली थी कि तुम सुल्तान बन जाओ। वह कौन सा बादशाह था जिसे सुल्तान बनने की पहली बार इजाज़त मिली थी, किससे मिली थी सर, तो याद रखेंगे ये खलीफा से मिली थी। तो उस व्यक्ति का नाम था साथी इल्तुतमिश। क्या नाम था, इल्तुतमिश। क्योंकि जब इल्तुतमिश जो था साथी, इसने पहली बार खलीफा से क्या आग्रह प्राप्त कर लिया था कि वह अब सुल्तान के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, तो ये भी आपका इल्तुतमिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के पद को मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तारा डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा तारा है जो डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर डॉग स्टार की बात की जाए जो सीरियस है, कौन साथी, जो तारा है आपका सीरियस, ऐसा नहीं है कि ये सीरियस रहता है, इसका नाम ही सीरियस है। ठीक है, याद रखेंगे। जो सीरियस तारा है ये पृथ्वी से लगभग 8.6 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। कितना, 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, याद रखेंगे, बिलियन नहीं होगा, 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम सीरियस हो जाएगा और इसी को हम डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जानते हैं। इसके अलावा ये डॉग स्टार नाम कहाँ से पड़ा है, तो ऐसा माना जाता है कि जो मिस्र की सभ्यता के लोग थे उन्होंने इस तारा को क्या कहा था, डॉग स्टार कहा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है प्रैक्सिमा सेंचुरी से। किससे, प्रैक्सिमा सेंचुरी से। सर प्रैक्सिमा सेंचुरी क्या है, तो याद रखेंगे प्रैक्सिमा सेंचुरी एक ऐसा तारा है जो सूर्य के बाद, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे, सूर्य के बाद पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक है वो कौन सा है, प्रैक्सिमा सेंचुरी है। और ये कितनी दूरी पर है, तो याद रखेंगे 4.2 प्रकाश वर्ष। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। सर प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो याद रखेंगे प्रकाश वर्ष दूरी की एक इकाई होती है, दूरी मापने की। इसका अर्थ ये है कि जब सूर्य का प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय कर लेगा उसको क्या कहा जाएगा, प्रकाश वर्ष कहा जाएगा। ठीक है, और हमने देखा जिस तारे को डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है उसका आंसर हो जाएगा सीरियस। और लेकिन जो पृथ्वी पर सूर्य के बाद दूसरा सबसे नज़दीक तारा है वो कौन सा है, प्रैक्सिमा सेंचुरी, जो कि 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। और जो सीरियस है ये आपका 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। सर वीरता के क्षेत्र की बात की जाए तो आपका परमवीर चक्र है। कौन सा, परमवीर चक्र। ये आपका वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा, सर्वोच्च। ये 3 प्रकार के वीर चक्र होते हैं। पहला तो आपका परमवीर चक्र हो जाएगा, दूसरा आपका होगा महावीर चक्र। क्या होगा सर, महावीर चक्र। ठीक है, यही इनका क्रम है। और तीसरा आपका होता है वीर चक्र। कौन सा, वीर चक्र। ये 3 सम्मान हैं जो आपके वीरता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। पहला परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र,
तीसरा वीर चक्र, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इकबाल सम्मान की सर बात की जाए तो ये उर्दू के रूप में दिया जाता है, किसके, जो उर्दू के लेखक होते हैं इनके लिए इकबाल सम्मान की व्यवस्था की गई है। द्रोणाचार्य सम्मान की बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ गुरु को मिलता है। और भारत रत्न भारत के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरता के क्षेत्र में परमवीर चक्र। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक के रूप में जाना जाता है? क्या कह रहा है? सहायक आहार कारक के रूप में जाना जाता है। देखो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन। सर विटामिन कैसे? तो आप देखेंगे जो वसा होता है या आपका प्रोटीन होता है या फिर आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सारे के सारे जो कारक हैं, ये सारे के सारे आपके होते हैं सर सीधे के सीधे आपके आहार कारक। लेकिन इन्हीं के माध्यम से हमारे शरीर में क्या जाता है? प्रोटीन जाता है। क्या जाता है? सॉरी, आपके इन्हीं के माध्यम से वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से क्या जाता है? विटामिन जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए विभिन्न भागों के लिए विभिन्न रूप से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनमें इन्हीं की संज्ञा दी गई है सहायक आहार की। किसको? सर विटामिन को दी गई है सहायक आहार की। वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए ये आपके आहार कारक हैं, लेकिन सहायक आहार कारक कौन होते हैं? जो आपके विटामिन होते हैं, ये आपके सहायक आहार कारक होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको याद रख लेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख मिलता है? यानी कि भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हमको जानकारी मिलती है कि आपके संघ और राज्य के जो संबंध हैं इनका उल्लेख मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर भाग 11। क्या हो जाएगा? भाग 11 जो है इसमें भारतीय संविधान में कहा गया है जो केंद्र और राज्य के विधायी संबंध हैं इनका उल्लेख मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे साथी किसकी? भाग 12 की, ठीक है। यहाँ पर केंद्र राज्य से संबंधित 3 भाग होते हैं, भाग 12 और आपके भाग 13, ठीक है। आप इसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भाग 12 की बात की जाए, देखो जब इनके संबंध स्थापित हो जाएंगे राज्यों के तो ये क्या करेंगे? आपस में व्यापार करेंगे। क्या करेंगे सर? व्यापार करेंगे। तो क्वेश्चन पूछ लेगा व्यापारिक संबंध किस में है? देखो पहले तो आपके संबंध स्थापित हुए 11 में, इसके बाद जब संबंध स्थापित हो गए तो व्यापार करेंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा व्यापारिक संबंध किस में है? तो भाग 12 में। इसके अलावा जब व्यापार की बात चलेगी तो फिर कुछ पैसे की बात भी चलेगी, यानी कि वित्तीय रूप से सहायता की बात की जाएगी। किसकी? वित्तीय सहायता की। व्यापार चलेगा तो व्यापार चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वित्तीय सहायता। तो केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध किस भाग में है? भाग 13 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। इसके अलावा भाग 14 की बात की जाए सर, तो भाग 14 में क्या है? आपके भाग 14 में यूपीएससी का उल्लेख मिलता है। किसका? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो भाग 14 में। इसके अलावा भाग 15 में क्या है सर? भाग 15 में आपका निर्वाचन मिलता है। क्या मिलता है? भाग 15 में आपका निर्वाचन मिलता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। भाग 15 में क्या मिलता है? निर्वाचन, यानी कि चुनाव मिलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाग 11 में केंद्र राज्यों के बीच विधायी संबंध स्थापित है। इसी में आपका भाग जो 11 है, इसी में आपकी आती है आपकी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। ये सारी की सारी जो सूचियां हैं ये भाग 11 के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। केंद्र राज्यों के बीच जो संबंध का उल्लेख है भाग 11, इनमें चारों सूचियां आती हैं आपकी, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत को कहां पर रखा जाता है? यानी कि जो आर्थिक विकास है ये भारत में किस प्रकार से हो रहा है? आर्थिक विकास के रूप में भारत पिछड़ा राष्ट्र है? ये नहीं है, क्योंकि हम अभी थोड़े थोड़े अमीर होना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। भारत विकसित राष्ट्र है, यानी कि पूर्ण रूप से अमीर है? तो पूर्ण रूप से भी अमीर नहीं है, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। क्या हम आधे अमीर हैं? तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। आधे अमीर भी नहीं है, पता चले आधे अमीर आधे गरीब, ऐसा नहीं है। तो हम विकासशील के रूप में, यानी कि हम अभी अमीर बन रहे हैं लगातार, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप याद रखेंगे जो आर्थिक विकास के दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण से भारत एक विकासशील देश है। और विकासशील देशों की बात की जाए, जैसे आपका साउथ अफ्रीका आपने सुना होगा ब्राज़ील के बारे में, ठीक है, याद रखेंगे। और इसी के अलावा आपके बहुत सारे देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे विकासशील देश हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे और भारत को इसी विकासशील देशों की सूची में रखा गया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और प्रश्न के आंसर आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो आपसे निवेदन है कि लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। देखते रहिए GS सब बाई DS सर। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।